हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस सीरीज़ का बिल्कुल लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी एंड इसके बाद जो हमारे ड्रामे के जो पार्ट्स आएंगे नेक्स्ट ड्रामे के, उसके बिल्कुल सीरीज़ वाइज आएंगे एंड उसमें एक दिन का गैप हो सकता है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं करूँगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वूई होम टाउन घूमने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे शुरुआत में ही हमारी गुंजाओं के पेरेंट्स मिल जाते हैं, जो कि वूई को देखकर उसे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करते हैं। वैसे वूई उनके कहने पर चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर जाकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो गुंजा को फेस नहीं करना चाहती और वो यही सोच रही थी कि कहीं गुंजाओ ना दिख जाए उसे, क्योंकि उसे फेस नहीं करना था। और तभी गुंजाओ बाहर आता है और उसे देखकर हमारी वूई वहाँ से भागने लगती है और गुंजाओ उसे बाय बोलने के लिए बाहर तक आता है। तभी हमारी श्याओई वहीं पर चक्कर खाने लगती है, तो गुंजाओ उससे पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे भी श्याओई की बात ध्यान आती है और उसे लगता है कि कहीं वो वूई तो नहीं। तो वो उससे पूछता है, तो वूई इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। इससे गुंजाओ समझ जाता है कि यही प्रेग्नेंट है और वो उससे पूछ लेता है क्या इस बेबी का फादर वो है। तो इस पर भी उसके अजीब से एक्सप्रेशन से हमारा गुंजा सारी बातें समझ जाता है, जिसके बाद वो हमारी वूई को वापस बीजिंग लाता है और उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखने लगता है और उसके खाने पीने से लेकर उसके उठने बैठने तक हर तरह से उसकी देखभाल करने लगता है। और यहीं पे यानमो की कंपनी जो हेल्थ ब्रेसलेट बनाती थी, उसका डिज़ाइन किसी ने चोरी कर लिया था और यहाँ पर हमारी फेई को लगता है कि ये वेमिन का काम है, लेकिन उसने दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं किया था और सारा इल्ज़ाम वेमिन पर जाता है। तो वेमिन इस सारी बातों को क्लियर करती है कि उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वैसे कंपनी का एक और लड़का उसका सारा हाथ था और इसके बारे में यानमो को भी पता चल जाता है, तो वो यानमो से सॉरी बोलता है और यानमो इस गलती को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेता है। और यहीं पर हमारी वूई डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और तभी वूई डॉक्टर से पूछती है कि उस दिन वो क्या था, तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ था। और तभी हमारी वूई के पास गुंजाओ भी भाग कर आता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया और गुंजाओ से पूछता है क्या वो एकदम ठीक है, तो वूई उस पर उससे कुछ भी बात नहीं कर पाती और वो इस बात से और भी ज़्यादा परेशान होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और अब वो गुंजाओ को एक तरह से परेशान ही कर रही है। और यहीं पर गुंजाओ तो अपने फादर बनने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा उतावला था और वो हमारी वूई का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, जिस पर हमारी वूई को उससे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी वो हमारी गुंजाओ को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और यहीं पर श्याओई पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है, उसके मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देती हैं और हमारी श्याओई के पास कोई भी ठिकाना नहीं रहता रहने के लिए, तो बेचारी फुटपाथ पर बैठ जाती है। और तभी यानमो वहाँ से निकलता है, क्योंकि हमारी श्याओई उसके पास अपना फ़ोन छोड़ गई थी, तो यानमो उसे अपने घर पर लेता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से रिवील करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से। और यहीं पर हमारी वूई के पीछे एक और लड़का पड़ जाता है, जो कि उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वूई तो हमारे गुंजा के बारे में ही सोच रही थी और उसके बाद वो गुंजा को सारी बातें जाकर बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस पर हमारा गुंजा भी थोड़ा सैड होता है, क्योंकि उसने तो काफ़ी ज़्यादा सपने सजा रखे थे और हमारी वूई भी इससे काफ़ी खुश थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और गुंजाओ इस पर थोड़ा नाराज़ भी हो सकता था, लेकिन उसके रिएक्शन तो खुद उसे समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर वो क्या एक्सप्रेस करे, दुख या फिर गुस्सा। और वो वही से कहता है कि उसे अब इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अब तो वैसे भी फ्री हो चुका है। लेकिन अंदर से उसे भी थोड़ा बहुत दुख तो हो ही रहा था। और इसके बाद न्यू ईयर की पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए यानमो के घर पर सभी तैयारियां करते हैं और हमारी श्याओ ये अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है और यहाँ पर बुई भी आती है, लेकिन वो गुंजाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और हमारा गुंजाओ भी उसे देखकर थोड़ा अजीब फील करता है। और यहाँ पर एक और बंदा जो कि हमारी बुई को पसंद करता है, वो भी उसके साथ आता है और ऐसा लगता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन बुई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और उसे दूरी बना लेती है। लेकिन वो बंदा हमारी बुई के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसके लिए फ्लावर लेकर आता है और उसे लंच पर भी लेकर जाता है। और ये सब जब हमारा गुंजाओ देखता है, तो उसे जेलसी होती है और इसके बाद वो बुई के पास आता है और वो कहता है कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो हर हालत में हमारी बुई को भी पसंद करता है। और बुई इस बात से काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि वो इस बात को सुनने के लिए कितने टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन गुंजाओ ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।
और यहीं पर फेई हमारे वेमेन को पसंद करने लगता है और वो उसके लिए डेली खाना लेकर पहुंचता है। और ऐसे कोई रोज़ रोज़ आएगा तो उसके लिए अच्छी फीलिंग्स तो आएंगी, और ऐसे ही हमारी वेमेन भी फेई को थोड़ा बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन वो उसे सीधी सीधी हिंट नहीं कर देती कि वो उसे पसंद करती है। और यहीं पे गुंजाओ और हमारी बूई का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तभी हमारी बूई की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं और गुंजाओ उनके घर पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो वही उसे वॉशरूम में छुपा देती है। और तभी गुंजाओ को लगता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये अब काफ़ी टाइम तक रुकने वाली हैं। तो वो बाहर निकलता है और कहता है कि वो सिर्फ एक क्लीनर है और इस घर में सफाई करने के लिए आता है। लेकिन हमारी बूई की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा होशियार रहती हैं, तो वो कहती हैं कि घर में कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है, तो पहले तुम मुझसे साफ़ करो। तो हमारी गुंजा को इसके बदले में सफाई करनी पड़ती है और उसके बाद उसकी मॉम लगे हाथ उसे टॉयलेट भी साफ करवा लेती हैं और वो कहती है तुम क्लीनर हो तो सारा काम कर कर जाओ। लेकिन ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि हमारी बुई की मॉम हमारी गुंजा को हॉस्पिटल में डॉक्टर की कॉस्ट्यूम में देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि वो हमारी बुई का बॉयफ्रेंड है, तो वो उससे बात करने के लिए बुलाती हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लेडी है जिससे बात करने में हमारी गुंजाओं के भी हाथ पैर कांपते हैं। और वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कितना कमा लेता है और क्या क्या काम करता है। तो हमारा गुंजाओ इस पर कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करता और वो गुंजाओ से पूछता है कि उसकी कितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। तो गुंजा कहता है कि सीरियस मैटर तो 2 ही थे, बाकी आसपास तो बहुत सारे थे। और इसके बाद गुंजा जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा डेंजरस हैं। और यहीं पर बीच में एक और प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी बूही को पता चलता है कि गुंजाओ के पीछे एक लड़की पड़ी हुई है और गुंजाओ शायद उसे पसंद करता है। तो उसके बाद वो गुंजाओ को कन्फ्रंट करती है, लेकिन गुंजाओ सीधा सीधा मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी बूही इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि गुंजाओ की तो काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और क्या पता ये उसका सीरियस मैटर हो। तो वो गुंजाओ से ब्रेकअप करने का बोलती है और इस बात से हमारा गुंजाओ थोड़ा परेशान होता है और वो दूसरी लड़की तो हमारे गुंजाओ से चिपकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन गुंजाओ से दूरी बनाता है। और यहीं पर यानवों की कंपनी एक और खतरे में पड़ जाती है। सभी आसपास वाले लोग उस पर क्लेम करने लगते हैं कि उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे खाती है और वो काफ़ी ज़्यादा लालची हैं, और उसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाटा होता है। इसके बाद उसके सारे जो वर्कर्स हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। इस पर यानव काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगता है ताकि वो अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा कर सके। और यहीं पे वूई को पता चलता है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उन्हें कैंसर है, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहले ही नहीं गई क्योंकि वो वूई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और उसके बाद हमारी वूई पूरी तरीके से टूट जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करती और हमेशा बस उससे दूरी बनाती है क्योंकि वो हमेशा अपने काम में उलझी रहती हैं। जबकि वो सारा कुछ हमारी वूई के लिए ही कर रही थी ताकि उसे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जब अपनी मॉम की ख़राब हालत देखती है तो वो अपनी मॉम की हर तरह से हेल्प करने लगती है और जो उसने कभी नहीं किया वो उनके लास्ट टाइम में करना चाहती थी। वो उन्हें कहानियाँ पढ़ कर सुनाती है और हर तरह से उनकी देखभाल करती है और इससे उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो ही अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा करेगी। बाद हमारे गुंजा को जब सारी बातें पता चलती हैं तो वो वही से सॉरी बोलता है और वही भी उसे माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। और उसके बाद हमारी वही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगती है और उसे अपनी न्यू बुक के लिए एक एडिटर चाहिए होता है, लेकिन वो काफ़ी सारी जगह से रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन फाइनली उसे एक लेडी मिलती है जो कि उसकी मॉम को जानती हैं और वो उसकी बुक को एडिट करने के लिए मान जाती हैं, जिसके बाद वही को फाइनली राहत मिलती है कि अब उसकी बुक ज़रूर एडिट होगी जो कि उसने अपनी मॉम के ऊपर लिखी हुई थी। और यहीं पर गुंजाओ हमारी वूई को प्रपोज कर देता है और हमारी वूई इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर हमारी शाओई को भी हमारा यानमो प्रपोज करने वाला था और इसके लिए हमारी शाओई को लगता है कि वो सच में उसे काफ़ी अच्छे से प्रपोज करेगा और वो उसके लिए उसे रेस्टोरेंट में भी ले जाता है और उसके बाद वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें हमारी शाओई को लगता है कि पक्का रिंग होगी। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स अपने भाई को वहाँ पर कहकर बुला लेती है कि यानमो से प्रपोज करने वाला है, तो वो इस पल को काफ़ी खास बनाएगी।
और इस डब्बी में दरअसल रिंग नहीं होती जबकि कुछ और ही होता है, जिसके बाद हमारे श्याओई का मूड बिल्कुल डाउन हो जाता है। और उसके जो फ्रेंड्स आए हुए थे वो तो उस फोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि इसमें रिंग नहीं है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद हमारी श्याओई वहाँ से बाहर निकलती है और वापस घर पर जाती है, जहाँ पर हमारा यान वो उसे अच्छे से फिर से प्रपोज कर देता है और उसे शादी के लिए भी पूछ लेता है। और उसके बाद हमारी श्याओई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फाइनली उसकी वेडिंग का डे आता है और इन दोनों की शादी हो जाती है और इनके भी दो क्यूटी पाई से ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। और यहीं पर हमारे गुंचाओ और वूई भी शादी कर लेते हैं और इसके साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड मुझे नए ड्रामा सजेस्ट करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। बाय बाय।